हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब मजे में? वेरी गुड। अब हम नया टॉपिक हमारा है एक्सियोमेटिक अप्रोच टू द प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, एक्सियोमेटिक अप्रोच टू द प्रोबेबिलिटी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एक सैंपल स्पेस है जिसमें ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 अप टू ओमेगा n देयर आर n elements. Sample space has n सैंपल पॉइंट्स या n एलिमेंट्स। तो इसमें ये तीन कंडीशन आप याद रखना। ये तीनों एक्सियोमेटिक अप्रोच है। दीज आर द वैलिड असाइनमेंट्स। ओमेगा आई मीन्स 1 2 3 यानी ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है, अप टू ओमेगा n, इनमें से कोई एक होगा। सो फॉर एनी सैंपल पॉइंट प्रोबेबिलिटी विल बी 0 to 1। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, बट 0 और 1 के बीच में होगा। तो किसी भी सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का रेंज इज 0 to 1। इट इज 0 to 1, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। फॉर ईच ओमेगा आई बिलोंगिंग टू एस यानी बिलोंगिंग टू सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस। सॉरी, अच्छा, इन सब का अगर प्रोबेबिलिटी का सम करें तो सम विल बी 1। पी ओमेगा 1 प्लस पी ओमेगा 2 पी ओमेगा एन, सब का सम 1 होगा। 1 से ज्यादा किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकता। 1 होगा मतलब 100%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1। हम कह सकते हैं इनको सम करेंगे, इसका सम होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, ओके। अब मान लो इसका कोई एक इवेंट ए था। इवेंट क्या होता है? इट इज एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो क्या होगा? ए के कोई एलिमेंट है, ए का एलिमेंट ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 है। सब का सम, सिग्मा में सब का सम, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दैट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर ऑल ओमेगा आई बिलोंगिंग टू ए। ये समझ आ गया? तो इसको आप ज्यादा टेंशन लेने के लिए, आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है, कम चांस आने का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड असाइनमेंट्स फॉर अ प्रोबेबिलिटी। तो आप इतना याद रखना कि कोई एक सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बाहर तो नहीं हो रहा है। 0 से छोटा होने का मतलब कहीं माइनस में तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, या 1 से बड़ी नहीं है, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी बात करें तो। और सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए, एग्जैक्टली 1, नॉट लेस देन 1 एंड नॉट ग्रेटर देन 1। ये दो चीजें आप याद रखना। बाकी ये तो कोई उसका सबसेट है, उसका भी सेम ही चीज है। ठीक है ना? अब मैं आपको एग्जाम्पल 9 दिखाता हूं आपको, वो आपको समझ में आएगा, क्लियर कट हो जाएगा। एग्जाम्पल 9 देखिए। सैंपल स्पेस बी एस ओमेगा 1 ओमेगा 2 अप टू ओमेगा 6, देयर आर 6 एलिमेंट। Which of the following assignments of probabilities to each outcome are valid? ऊपर आउटकम दे रखा है, नीचे उनके प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच आउटकम दे रखा है। जैसे मान लो पी ओमेगा 1 इज 1/6, तो आप ऑप्शन, ये जो ए बी सी डी ई है ना, 4 पॉइंट, इनमें कौन कौन सा वैलिड असाइनमेंट यानी एक्सियोमेटिक अप्रोच इसमें लागू होती है। तो हम पॉइंट ए को कंसिडर करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। तो देखिए, सभी का कोई प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं है, 1/6 है। फिर सबका सम कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए, ये जो ए पॉइंट है, दिस इज वैलिड। आप सीधा लिख देना असाइनमेंट इज वैलिड। ओके। अब बी में क्या है? 0 से 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो बी में फिर देखो सबका 0 0 भी है कुछ का, और पहले का 1 भी है ना, पहले का 1 भी है। सो और सम इसका 1 हो रहा है। सो दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड असाइनमेंट। नंबर आप सी में देखिए। सी में तो हम से देखते बता रहे हैं कि ये जो -1/3 है, तो किसी का प्रोबेबिलिटी माइनस हो नहीं सकता, -1 हो नहीं सकता। ठीक है ना? तो इसको सी इज इनवैलिड। डी में क्या है? डी में 1/2 1/2 में तो एक ही दिख रहा है, ये तो 3/2 है ना। ये अकेला दिस 3/2 कितना होता है? 1 से बड़ा है ना, तो दिस इज नॉट वैलिड। और सबका सम करेंगे तो और बड़ा आएगा। यहाँ ई में क्या देखो, तो डी इज नॉट वैलिड, सी नॉट वैलिड, डी नॉट वैलिड। ई में क्या है? 0.1 सब देखो 0 से 1 के बीच में ही है, लेकिन इनका सम करेंगे ना, सम इज ग्रेटर देन 1। सो दिस पॉइंट ई में जो है द असाइनमेंट्स आर नॉट वैलिड। सो वैलिड कौन कौन सा? ए एंड बी वैलिड है, सी डी ई आर नॉट वैलिड असाइनमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको?
अब देखिए दो तीन चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं। आप एक्सरसाइज 16.3 शुरू करें उससे पहले सेट थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ा, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। आपने पढ़ा था एन ए और बी, तो एन की जगह एन मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, वो होगा पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, ये याद रखना फॉर्मूला। अगर ए एंड बी डिसजॉइंट सेट है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का अगर 0 है तो ये पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, और एम्प्टी सेट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। ठीक है, पी नोट ए मीन्स पी ए नोट उसको बोलते हैं 1 माइनस पी होते, याद रख लो। तो फिर यह शॉर्ट में पी ए प्लस पी ए नोट 1 हो गया, यानी किसी इवेंट को होना प्लस उसका नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। देखिए आप कल स्कूल जाएंगे और फिर आप कल स्कूल नहीं जाएंगे, दोनों चीजों की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। अब एक चीज और, पी नन मीन्स 1 माइनस पी एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का जैसे मान लो ए एंड बी दो इवेंट है, तो एटलीस्ट 1 का मतलब पी ए यूनियन बी, समझ आया। तो इसको मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, ठीक है। एग्जांपल से पी ए नोट एंड बी नोट, ए नोट एंड बी नोट, यानी इसको पढ़ते हैं नाइदर ए नोर बी, ए और बी दो घटनाएं हैं, इवेंट है, ए भी नहीं होगी बी भी नहीं होगी, यानी पी नन। इसको ऐसे लिखते हैं पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, ऐसे लिखते हैं ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। ये होगा दिस विल इक्वल टू पी एटलीस्ट 1, पी 1 माइनस पी एटलीस्ट 1 का मतलब पी ए यूनियन बी। ये बात समझ आई, ये आप अलग से याद कर लो। इसका ये सेमी फॉर्मूला पी नोट ए एंड नोट बी दैट इज 1 माइनस पी ए यूनियन बी। एटलीस्ट 1 बोले तो यूनियन, पक्का इसको याद कर लो। ये और ये सेम ही चीज यू कैन पुट इन द स्क्वायर में, इसको याद कर लो आप। यह आपके 12th में कदम कदम पे आध हमके का, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद में एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ए यूनियन बी ये हुआ कैसे, मैं बताऊं आपको। ए नोट बी नोट, जस्ट आई विल एक्सप्लेन टू यू, इसको रफ का काम। पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, ए नहीं होगा बी नहीं होगा। डी मॉर्गन साहब ने क्या बोला, डी मॉर्गन ने बोला था पी ए यूनियन बी का ये, ठीक है, ये वाला डी मॉर्गन का रूल। डी मॉर्गन साहब जिंदाबाद, डी मॉर्गन रूल, ये मैं समझाओ, ओके। अब कोई चीज का ये कोई एक मान लो ए यूनियन बी को आपको एक थर्ड लेटर सी ले लो, तो 1 माइनस क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा पी ए नोट, किसी भी चीज का नोट वो 1 माइनस वो खुद होता है 1 माइनस पी ए। ये कितना हो गया 1 माइनस पी ए यूनियन बी, वी बी, समझाया। तो ये इसके बराबर हो गया पी ए, इसका पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, तो ए यूनियन बी का नोट कर दिया। डी मॉर्गन साहब जिंदाबाद। अब कोई चीज हटाइए, ये वाला नोट हटाया तो 1 माइनस पी, जैसे ये है ना ये वाला पी ए नोट 1 माइनस पी ए, तो पी ए यूनियन बी का नोट 1 माइनस पी ए यूनियन बी। शॉर्ट में आप इसको याद रख सकते हैं, आपके पास अगर वक्त की कमी हो तो। इतनी चीजें आप याद रखो, और बताता हूं एक दो चीज, ओके। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग प्यारे बच्चों, और समझो इस बात को। क्या समझेंगे, ए में पी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, और लिख लो इसको एक बार और याद आएगा, पी ए बट नॉट बी, पी ए बट नॉट बी, दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी नोट। ए हो रहा है बी नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, पी ए माइनस बी भी लिखते हैं, पी ए माइनस बी भी लिखते हैं, ये ऐसे लिख दो। इसको क्या लिखेंगे, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आई, ये वाले याद रख लो, पी ए इंटरसेक्शन बी नोट या पी ए माइनस बी, ये कि वहां पर वो। तो ये 4 फॉर्मूले याद कर लो, आपका बेड़ा पार है 11th क्लास में। उसके अलावा कॉम्बिनेशन
कि कुछ प्रैक्टिस और करेंगे, परम्यूटेशन की भी जरूरत पड़ेगी, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये चीजें आप समझ लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। इन चारों चीजों को आप नोट कर लो, ये आपकी किताब में एक दो दिया, बाकी दिया ही नहीं है। ठीक है ना, जस्ट नोट डाउन। आपकी बुक में ये पहला दूसरा दिया हुआ है, थर्ड एंड फोर्थ दिया हुआ नहीं है। आप इनको कहीं अपने किताब के मार्जिन में, टॉप मार्जिन या बॉटम मार्जिन में कहीं लिख लो इनको। जस्ट मेक एंट्री पेज 399 पे लिख लो, पेज 400 पे, कहीं पे भी लिख दो। लिखना जरूरी है, नहीं तो आप फंस जाएंगे इसमें। ठीक है, सारे लिख लो, वीडियो को पॉज करके फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 10 देखते हैं। One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Each outcome is equally likely. Calculate the probability that the card will be, मैंने शॉर्ट में लिखा a diamond, not an ace, a black card, not a diamond, and not a black card. सारी चीजों को ध्यान में रखा। देखो अभी प्लेइंग कार्ड्स का कंसेप्ट मैंने, कितने ब्लैक होते हैं, कितने रेड होते हैं, कितना उसमें सूट होता है, ये मैंने आपको कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के चैप्टर में मैंने आपको समझा रखा था। ठीक है ना, तो अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको वापस थोड़ा सा। ठीक, ओके। नाउ प्रोबेबिलिटी डायमंड को मैंने ए ले लिया। अब पांच के पत्तों में टोटल 52 होता है, बिकॉज यू आर ड्राइंग वन कार्ड आउट ऑफ 52 डेक, आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। सो डायमंड तो टोटल आप करना 52, सभी में 52 से डिवाइड करना। डायमंड कितने होते हैं 13, तो 13 बाई 52, 13 टेबल होगी 113 4 द 1/4 आता है। शॉर्ट में आपको 10 कार्ड पढ़ा था, ज्यादा नहीं पढ़ो। नोट एन एस नंबर, इक्का नहीं है, इक्का नहीं, बिना इक्के वाले कार्ड कितने होते हैं 48, तो 48 बाई 52 ये कट जाएगा 12 4 द 13 4 द, समझ आया। नंबर 3 में ए ब्लैक कार्ड, काले कार्ड कितने होते हैं 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं, तो दिस इज 26 बाई 52, आपका आंसर 1/2 आएगा। अब फोर्थ में नोट ए डायमंड, अब आपने डायमंड निकाला है, देखो डायमंड वाला डायमंड है तो 1 माइनस डायमंड नहीं है, 1 माइनस डायमंड कर लो, 1 माइनस 1/4 कर लो, आपका 3/4 आएगा। या फिर आप करेंगे बिना डायमंड वाले कार्ड कितने होते हैं 39 52 डिवाइड कर दिया, 13 3 दा 13 4 दा 3/4 आंसर है। नोट ए ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड है कितना 1 माइनस ब्लैक कर लो, या बिना ब्लैक वाले कार्ड की 26 बाई 52, आपका आंसर आ गया 1/2। ये आपकी सारी चीजें आपको ऑलरेडी आता था, मैंने ऐसे समझा दिया। ठीक है ना, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं आपके लिए क्या है। एग्जाम्पल 11 देखिए। एग्जाम्पल 11 में मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। ए बेड कंटेन्स 9 डिस्क्स of which 4 are red, 3 are blue and 2 are yellow। तो मैंने लिख दिया 4 are 3 blue, B for blue and 2 yellow, 2 Y for yellow। ठीक है, the discs are similar in shape and size, shape size में एक जैसी है। A disc is drawn at random from the bag, calculate the probability that it will be a red, yellow, blue, not blue, आइदर रेड और ब्लू। अब मैं आपको यहां से आप देखते हैं, रेड को मैं कर दूं PR, R को रेड। अब टोटल कितनी है, टोटल इसमें 4 3 7 2, तो टोटल हमेशा 9 ही होगी। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, रेड में 4, तो आंसर 4/9, कितना आसान। येलो में मैं लिख दूं PY, टोटल आउटकम्स 9, फेवरेबल आउटकम, ये बिल्कुल आपने 9 10 पढ़ा था। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। सो इसमें टोटल में हर बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विल बी ओनली 9। सो येलो कितनी है 2, तो 2/9। ब्लू में क्या हो PB, ब्लू में ब्लू कितनी है, ब्लू हमारी 3 है, तो 3/9 को सिंप्लीफाई करो, दिस इज 1/3। ठीक है, अब आ गया नॉट ब्लू, तो दैट इज PB नॉट। ब्लू वाली है कहीं, ब्लू वाली हमने निकाली है, ब्लू की 1/3, तो ये कर सकते हैं 1 माइनस PB कर दो, यानी 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। ऐसे हो गया, समझ आया। दिस इज 1 माइनस PB, क्योंकि PB प्लस PB नोट 1 होता है। अब ये भी कर सकते हैं दूसरा मेथड, ये ब्लू जो ब्लू नहीं है वो कितनी है 4 + 2 6, तो 6/9 करेंगे तो भी आपका 2/3 ही आएगा।
आइदर रेड और ब्लू, यानी आप पी आर यूनियन बी करेंगे, ठीक है। अब यहां पे पी आर प्लस पी बी, पी आर प्लस पी बी, या ऐसे करो रेड और ब्लू वाली बॉल को ऐड कर लो, पी आर प्लस कितनी होगी 7/9 हमारा आंसर। अब आप अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो पी आर प्लस पी बी माइनस पी आर इंटरसेक्शन बी, तो आर इंटरसेक्शन बी तो 0 है, क्योंकि कोई बॉल ऐसी नहीं जो रेड भी है और ब्लू भी है, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए उसका 0, तो आपकी ये आंसर, दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर। तो ये आपका एग्जांपल 11 था, इसमें भी आपने को नया तीर नहीं मारा, एग्जांपल ये क्लास 10th के लेवल जैसा ही था, ये क्लास 10th का लेवल जैसा ही था। अब करते हैं 12 नंबर एग्जांपल। अब एग्जांपल 12 देखिए। 2 students, Anil and Ashima, appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05 and that Ashima will qualify the examination is 0.10, ठीक है। देखो अनिल पास होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05, मतलब बहुत टफ एग्जाम होगी, 0.05। अशीमा क्वालिफाई करेगी, दैट मीन्स 0.10। अशीमा थोड़ी इंटेलिजेंट है, ज़्यादा है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.02, यानी दोनों क्वालिफाई करेगा 0.02 है। अब इसमें थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। अब दोनों का जो नाम है फर्स्ट लेटर ए, अनिल एंड अशीमा, तो ए और ए तो रखेंगे, बिकॉज कोशिश करेंगे अगर दोनों का नाम अलग लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो उसी सेट का नाम लेटर के हिसाब से रख देंगे। तो अब मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। ई एंड एफ डिनोट द इवेंट दैट अनिल एंड अशीमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। मान लो ई है अनिला, ई फॉर अनिल एंड एफ फॉर अशीमा, ठीक है। अब क्या लिखा इसने, अनिल क्वालिफाई करेगा, उसकी कितना है 0.05, यानी गिवन में पी ई 0.05 कर दो नीचे, और अशीमा वाला पी एफ देखिए नीचे सॉल्यूशन में पी एफ 0.10, एंड दोनों क्वालिफाई करेगा, मतलब पी अनिल एंड अशीमा 0.02, ठीक है। ये अब मैं इतना गिवन है, इसके बाद मैं आपको बोर्ड पे कराता हूँ, ठीक है। ये समझ आ गया। क्वेश्चन वापस देखना, जिनके पास किताब नहीं है वो बच्चे क्वेश्चन नोट कर लें कभी। अब क्योंकि आपका 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी का असली लेवल अब शुरू होता, ठीक है। पहले तो अब तक आपने जितना पढ़ा था वो 10th क्लास का या 9th क्लास का ही था। अब देखिए ये मैंने सॉल्यूशन आपके लिए लिखा, क्योंकि आपके 11th क्लास का लेवल अब शुरू हो रहा है। लेट ये लिखना आपको, लेट ई बी द इवेंट अनिल विल क्वालिफाई, एफ बी द इवेंट दैट अशीमा विल क्वालिफाई। अब हमें दिया हुआ क्वेश्चन में से अनिल क्वालिफाई करेगा 0.05 उसकी प्रोबेबिलिटी है, अशीमा क्वालिफाई करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी 0.10 है, दोनों क्वालिफाई करेगा दैट मीन इंटरसेक्शन 0.02 का इनका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी की टर्म में हमने लिख लिए 3 डाटा। आपको पता है मैं क्या करूंगा, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अनिल एंड अशीमा विल नॉट क्वालिफाई, यानी पी। देखो आप ये शुरू कर रहे हैं, इसके पहले मैंने अभी 4 फॉर्मूले दिखाए, वो वापस एक बार रिवाइज कर लो, उसके बिना कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है, बोथ अनिल एंड अशीमा विल नॉट क्वालिफाई, यानी पी नन, 1 माइनस एटलीस्ट 1, 1 माइनस एटलीस्ट P1, ठीक है। तो 5 में पहले कराऊंगा। तो अनिल एंड अशीमा विल दोनों ही क्वालिफाई नहीं करेगा, मतलब पी ई नोट इंटरसेक्शन एफ नोट, यानी ए नहीं, ई नहीं एंड एफ नहीं। तो ये क्या था, आप करेंगे डी मॉर्गन साहब कर दो, आप पी ई यूनियन एफ ऐसा कर दो, दैट विल गिव यू 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। अब ये क्या होता है, 1 माइनस का फॉर्मूला डालो, पी ई प्लस पी एफ माइनस उनका इंटरसेक्शन पी ई इंटरसेक्शन एफ। अब आप वैल्यू पुट कीजिएगा, 1 माइनस पी ई कितना हमारा 0.05, 0.05, वो पी ई कितना वहां से 0.10, इंटरसेक्ट कितना 0.02। परफॉर्म कैलकुलेशन, आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट कर देखें कितना आ रहा, करो 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 करो। चलिए ये कैलकुलेशन मैंने कर दिया आपके लिए, आप भी कर सकते हैं। इसका सम 0.15 हो गया, और अभी माइनस कर दिया तो 0.13। द आंसर इज 0.87। काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी, दोनों ही क्वालिफाई नहीं करेगा, इसका मतलब 0.87 प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब उम्मीद है कि दोनों में एक तो क्वालिफाई करेगा।
अब करेंगे पार्ट 2, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। ठीक है, एक एक पार्ट करेंगे हम लोग, एक एक पार्ट करेंगे, ठीक है ना, समझ आ गया। पार्ट टू में एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, उल्टा याद रखना, P एटलीस्ट वन ऑफ देम विल वॉन्ट क्वालिफाई मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई, ठीक है ना। तो P नॉट A प्लस P A 1 होता है, ये 1 माइनस कर दिया, तो 1 माइनस बोथ विल क्वालिफाई मतलब इंटरसेक्शन वाला 1 में से 0.02 माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया 0.98। अब ये आप लिख लो, और इसमें किताब में समझा रहेगा। पार्ट 3 करते हैं, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, ओनली वन ऑफ देम, इसका मीनिंग क्या है? पार्ट 3 में सीधी बात, मतलब एक क्वालिफाई करेगा तो दूसरा क्वालिफाई नहीं करेगा, एक पास होगा तो दूसरा फेल होगा। मतलब अनिल क्वालिफाई करेगा, असीमा नहीं करेगी, या फिर अनिल क्वालिफाई असीमा करेगी एफ एंड अनिल नहीं करेगा, ठीक है। अनिल एंड असीमा नहीं, या असीमा एंड अनिल नहीं, असीमा विल क्वालिफाई एंड अनिल विल नॉट। आपको मैंने बताया था प्यारे बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या होता पता है? पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे, तो यहां पे इसकी जगह तो प्लस कर देंगे, दिस इज पार्ट 3 में, ठीक है। यहां पे हम प्लस कर देंगे, ठीक है, और में प्लस होता है। ये क्या बनेगा? पीई माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ प्लस ये क्या होगा? पी एफ माइनस पी एफ इंटरसेक्शन ई। ये फॉर्मूला हमने लगाया, याद कर लो। मैंने लास्ट में 4th नंबर था, आपको लिखने के लिए बोला था, किताब में आपने लिख लिया होगा। ये सारी वैल्यूज आपके पास पड़ी है, ठीक है ना। तो पी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन है बोलो, एफ इंटरसेक्शन ई बोलो, एक ही बात है। तो मैं इसको थोड़ा दोबारा कर दूं अच्छे से। दिस इज पी ई, और यू कैन पुट वैल्यू, सिंपली यू कैन पुट द वैल्यूज, ओके। पी ई कितना है? 0.05, इंटरसेक्शन कितना है? 0.02 माइनस का, सॉरी 0.02 प्लस पी एफ कितना है? 0.10 माइनस 0.02। पूरा कैलकुलेशन कर लो। 0.04 माइनस हो गया 0.1, ये 0.15, तो 0.04 माइनस हो गया, शुड बी हाउ मच? 0.11। तो द आंसर इज 0.11 आंसर, ठीक है। यह आपका 11th क्लास के लेवल का एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने आपको करवाया था। अब एक एग्जाम्पल 13 जिसमें कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल 13 आपकी क्लास के लेवल के 11th क्लास के लेवल का है। ए कमिटी ऑफ 2 persons इज सेलेक्टेड फ्रॉम 2 men and 2 women। हमारे पास टोटल 4 इंसान अवेलेबल, 2 आदमी और 2 औरतें अवेलेबल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी विल हैव नो मैन, 1 man, 2 men। तो मैं आपको अभी थोड़ा हिंट दे रहा हूं, आप एग्जाम में स्टेटमेंट सारे लिखना। पहले तो देखो, यह प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। सो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होता है? वेज ऑफ सेलेक्टिंग द आर्टिकल्स फ्रॉम गिवन आर्टिकल्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, बिना रेस्ट्रिक्शन के आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे आपको टोटल कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 2 men and 2 women, यानी 4 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना, ठीक है ना। तो 2 persons out of 4 can be selected in 4C2 ways। 4C2, अब आपको मैं रिकैप करा दूं। NC1 आपका कितना होता है? NCN कितना होता है? और NC0 कितना होता है? NC1 N होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, इसको याद रखो, ठीक है ना। जस्ट रिकैपिचुलेशंस। अच्छा, अब आपके लिए अगला वाला, इसको लिख लिया। NC1 N होता है, और NCN और NC0
दोनों 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग डिवाइडेड बाई यानी टोटल पॉसिबल आउटकम इतना, ठीक है। देयरफॉर टोटल पॉसिबल आउटकम्स अब होता कितना वो आप कर लेना 4C2 लिख देंगे, 4 से 12 बाई 2 6 होगा, ठीक है। अभी इतने लिखेंगे। अब पार्ट ए में पी नो मैन का मतलब आपको कोई इंसान सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, यानी जब टोटल देखो आपको कितना करना पड़ेगा 4C2 हो गया। अब आपको कमेटी में 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, आदमी आपको लेना नहीं तो 2 औरतें ही लेंगे आप, तो 2 औरतें आउट ऑफ 2, तो 2 वुमेन हैव टू बी सेलेक्टेड नाउ बिकॉज सिंस नो मैन इज सेलेक्टेड। तो यार 2C2 कर दो। कोई ऐसे भी करते हैं कि नो मैन मीन्स 2 में से 2C0 भी करते हैं, 2C0 एंड 0 आदमी और 2 औरतें। सिंस 2C0 1 होता है, आपकी बुक में ये चीज लिखी हुई नहीं तो भी चलेगा, ठीक है। नाउ परफॉर्म कर 2C2 दिस LCM 1 होता है, दिस इज 1/6 हो गया, ठीक है ना। ये करेक्ट 1/6 ही आंसर है ना, द आंसर इज 1/6 करेक्ट। उसके बाद आपको आता है आई नो ओके 1 मैन देखो अभी यहां पे डिवाइड बाय 4C2 तो होगा, लेकिन आदमी आपको एक ही लेना है, टोटल आपको 2 चाहिए तो 1 आदमी और 1 और लेना पड़ेगा। दैट मीन्स 1 मैन एंड 1 वुमेन। 1 man out of 2 can be selected in 2C1 and 1 woman out of 2 can be selected in 2C1. So 2C1 P1 man means this is 2C1 into 2C1. अब 2C1 2 होता है 2 into 2 by this is 6 यानी 4/6 यानी 2/3, ठीक। आंसर 2/3 देख लो मैं भी धीरे धीरे देख लिया। उसके बाद पार्ट 3 आपको दिया हुआ है। पार्ट 3 यानी पार्ट सी में क्या है 2 मैन, P2 मैन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मैन। 2 आदमी लेना तो 2 आदमी तो कमेटी पूरी हो गई, दैट इज 2C2 by 4C2। तो टोटल आपको 2 आदमी लेना तो औरत लेनी नहीं पड़ेगी, और लेने ही चाहते औरतों को तो आप 2C0 कर दो, ठीक है ना। तो ये तो 1 ही होता लिखने की जरूरत नहीं। तो फाइनल आंसर अगेन इज 2C2 दैट इज 1/6 दैट द आंसर। ये आप लिख लो, ऑलराइट लिख लिया, समझ लो इसको। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लो 2-4 मिनट के लिए। अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 16.3, ओके। बट ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। 2C2 लिखा तो आपने 2C2 क्यों लिखा आपने रीजन बताना, ठीक है ना। बिकॉज 2 persons आर टू बी सेलेक्टेड, सो 2 men आर बीइंग सेलेक्टेड, सो वी वोंट सेलेक्ट एनी वुमन, ओके। तो इस तरह से आंसर करना। और पार्ट बी में जैसे है ना 1 मैन, तो दैट मीन्स वी हैव टू सेलेक्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन, बिकॉज 2 लोगों की कमिटी पूरी करनी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखना है, आपको पता है, लेकिन आप लिखते नहीं, कई बार शॉर्टकट मार देते सीधा। एक्सरसाइज 16.3 का पहला क्वेश्चन देखिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स। अब सैंपल स्पेस दे रखा है एस ω1 ω2 से लेकर अप टू ω7, देयर आर 7 सैंपल पॉइंट्स। हमें आगे तो अभी मैं आपको पढ़ता हूँ इसका नेक्स्ट, उसमें दे रखा, ओके। ये वाला एक एक करके समझते हैं कौन सा वैलिड नहीं है। असाइनमेंट दे रखा है ए में देखिएगा आपका 1, इनका देखो सबसे पहली बात तो कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, यानी माइनस में नहीं होनी चाहिए, और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 से छोटा तो कोई नहीं है पूरे में पार्ट ए में। सम चेक करते हैं, इंडिविजुअल भी 1 से बड़ा नहीं, इनका सम चेक करते हैं 0.6 0.2 0.8 और ये 0.9 मिला दिया, ये मिल गया 1 5 6 3 9 1 10, तो ये बिल्कुल इनका सम का सम 1 हो रहा है। सो ऑप्शन ए लिख देना यस, ऑप्शन ए में लिख देना यस वैलिड असाइनमेंट। ऑप्शन बी तो क्लियर कट दिख रहा है 0 से लेके 1 के बीच में और सभी का सम 1 हो रहा है, तो बी इज ऑल्सो यस। सी में क्या कहानी है, सी में सारी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव जरूर है 1 से भी छोटी, लेकिन देखिएगा लास्ट वाले 2 0.6 और 0.7 का सम करते हैं तो ये 1.3 हो रहा है। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, तो इट शुड बी 1, तो ये वैलिड नहीं है। आप लिख देना सिंस P⍵1 प्लस P⍵2 प्लस डॉट P⍵7 दैट इज ग्रेटर देन 1, सो नॉट वैलिड। डी में क्लियर कट दिख रहा है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, सो इट इज नॉट वैलिड। ई में भी देखो एक प्रोबेबिलिटी 15/14 अकेली 1 से बड़ी है, तो सबका सम तो 1 से बड़ा हो जाएगा,
सो आपका ई नॉट वैलिड। सो कौन सा वैलिड हुआ? ए वैलिड, बी वैलिड, सी डी ई नॉट वैलिड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज बॉडी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर्स। अब ये एक सिक्का उछाला गया है 2 बार, आप इसका पहले सैंपल स्पेस लिखिएगा, फिर पी एटलीस्ट वन टेल, ठीक है। ये मैं आपको समझा देता हूं। चलिए, मैंने ये सैंपल स्पेस लिख दिया है। कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, तो 2 बार जब इसको कॉइन को टॉस करते हैं तो आपको सैंपल स्पेस लिखना आता है। और व्हाट इज बॉडी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर, तो इसको ए लिख दिया, 2 बिंदी लगाओ, इसका मतलब ए विद द इवेंट सच दैट एटलीस्ट वन टेल अकर। तो इस ए इवेंट को आप रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है ना, सेट फॉर्म में। तो इंप्लाइज दैट ए इक्वल, मैं लिखूं कम से कम एक टेल वाला होना चाहिए, बिना टेल वाला कोई नहीं होना चाहिए। तो ये लिखे ना, एक टेल 2 टेल, दिस विल बी एच टी टी एच एन टी टी, ठीक है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी क्या हो जाएगी? दैट फॉर पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी एन ए बाई एन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो एन ए 3 है, ये 3 है ना, तो इसमें 3/4, द आंसर इज 3/4। ऐसा क्वेश्चन कितना मजेदार लिखना है इसमें। ओके, और देखते हैं थर्ड में, डाई इज थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट्स। ओके, डाई इज थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, पहले करा देता आपको। एक पासा फेंकिए, मामा शकुनी बन जाइए थोड़ी देर के लिए, महाभारत खेलिएगा। एक क्वेश्चन मैंने आधा लिख दिया, आधा सॉल्यूशन लिख दिया। ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, ए नंबर ग्रेटर देन 6, ए नंबर लेस देन 6, ठीक है। ये चीज आपको नंबर लेस देन 6 ही बोला है ना, वेरी गुड। अब मैं आपके लिए ये जो है ना प्राइम नंबर वाले को मैं सेट ए लिखूंगा। तो सैंपल स्पेस आप सबसे पहले लिखना 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक डाई को एक बार फेंका जाता, मामा शकुनी जब आप बनते हैं तो आपका 1 2 3 4 5 6 में कुछ भी आ सकता है। तो प्राइम नंबर कौन होता है इसमें? 2 3 5। आप पहले जरूर लिखिएगा, इवेंट लिखिएगा 2 3 5। तो अब डिवाइड बाय हमेशा 6 नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? देयरफॉर यहां लिखेंगे पी ए इक्वल टू एन ए बाई एन एस, ये हो जाएगा 3/6, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये समझ आ गया? तो ये आपका पहला हो गया पार्ट। बी में नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो 3 या उससे बड़ा, तो 3 4 5 6। अब मैं हिंट दे दूं, ये कितना 4 हो गया, तो पी बी कितना हो गया? पी बी हो गया 4/6, दैट इज 2/3। ये समझ में आया कहानी? सी कौन है? थर्ड में नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 या उससे कम, तो ये अकेला 1 ही होगा, तो इसमें एक ही होगा, तो देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 1/6, ठीक है। फोर्थ में नंबर ग्रेटर देन 6, तो 6 से बड़ा कोई नंबर आता ही नहीं, तो आपके लिए एम्प्टी सेट हो गया। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं ऐसा, तो इसमें कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इज 0, ठीक है। ई में कौन है? नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे कौन है? 1 2 3 4 5। तो वेरी क्लियर, पीई कितने 5 एलिमेंट है? 5/6, दैट इज आंसर। जस्ट मेक योर आंसर्स 1/2 2/3 1/6 0 5/6 इज द आंसर। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको लिख लो पहले फटाफट, छोटे क्वेश्चन, नन्हे से मुन्ने से प्यारे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब कार्ड्स के बारे में कंसेप्ट मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में पढ़ा रखा था, कॉम्बिनेशन वाले में मैंने बता रखा 52 कार्ड होते हैं, उसमें 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, 4 सूट होते हैं, ठीक है ना। क्लब, हार्ट, डायमंड एंड स्पेड, समझ में आया? क्लब एंड स्पेड ब्लैक होते हैं, डायमंड एंड हार्ट रेड कलर के होते हैं, हर एक सूट में 13 कार्ड होते हैं, ठीक है। ये सब आपको बता रखा। अब मैं यहाँ हिंट दूंगा, फाइंड अच्छा हाउ मेनी पॉइंट्स आर इन द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में 52 कार्ड्स है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 52 होगा, आंसर 52 होगा। पार्ट ए का 52 सैंपल पॉइंट्स आर देयर, ठीक। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेस। हुक्म का एक ही होता है, हुक्म का एक ही होता है, तो इस बी का आंसर
मैं देता हूं P और प्रोबेबिलिटी A दे दो, दैट इज 1/52। समझ आया? एंड एस ऑफ स्पीड, हुक्म का इक्का, काला पान जिसको इंडिया में बोलते हैं। सी में दो पार्ट, सी हैज टू पार्ट, आई राइट हियर, सी का दो पार्ट है। पार्ट 1 में एक इक्का है। अब एक इक्का मतलब टोटल इक्के 4 होते हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गया, टोटल 52 हो गया। ताश के पत्तों में हमेशा 52 से डिवाइड करना, ठीक है? तो दैट इज पी बी कर लो, ठीक है? दैट इज 4/52 डिवाइड क्या 1/13 हो गया, ठीक है? अब पार्ट 2 इसी का, ब्लैक कार्ड, काले कार्ड कितने, काले कार्ड कितने हैं बताइए? 26 काले हैं और 52 टोटल है। आंसर इज 1/2। इसको लिख लो फटाफट, ठीक है? टोटल ब्लैक 26। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन 10th क्लास के लेवल का है। 5वां सवाल क्या है? 5वां थोड़ा ओके, लेट्स सी क्या इसमें देखते हैं। मैं लिखता हूं क्वेश्चन आपके लिए, फिर आपको समझाता हूं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। 5th क्वेश्चन, ए फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड on one face and 6 on the other and a fair die are both tossed together। एक सिक्का है जिसके एक तरफ 1 लिखा है, दूसरी तरफ 6 लिखा है। हेड और टेल नहीं लिखा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग हेड और टेल, एक तरफ तो 1 लिखा, एक तरफ 6 लिखा। कॉइन के ऊपर एक तो वो सिक्का और उसके साथ एंड ए फेयर डाई आर टॉस टुगेदर, यानी पहले सिक्का टॉस किया, फिर उसके बाद में डाई टॉस किया। तो दोनों को टॉस करने को एक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना? एक ट्रायल है, इसको ट्रायल बोलते हैं। अब बोल रहा है कि जब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर दैट टर्न इज 3 and 12। सम, जो नंबर का सम आएगा, तो मैं इसके पहले आपको सैंपल स्पेस लिखना पहले सिखाता हूं, ठीक है ना? सैंपल स्पेस। तो यहां ध्यान रखना, पहले आप कॉइन उछाल रहे हैं, कॉइन के ऊपर क्या लिखा? 1 लिखा है और 6 लिखा है। पहले कॉइन, उसके बाद एक फेयर डाई, पासा फेंको। तो कॉइन के ऊपर 1 आया, अब 1 के बाद में डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। 1 के बाद 1 आया, पहला वाला कॉइन का, दूसरे वाला नंबर डाई का है, पासे का है, ये हो सकता था। और आपके पास 1 2 आ सकता था, आपके पास 1 3 हो सकता था, आपके पास 1 4, आपके पास 1 5, आपके पास 1 6 भी आ सकता था अगर कॉइन में पहले 1 आए। जैसे हेड आया ना, हेड H1 H2 H3 वो होता, यहां पे 1 है क्योंकि कॉइन के ऊपर 1 लिखा है। अब कॉइन के ऊपर 6 आता, पहले 6 आता तो पासे के ऊपर 1 6 1 6 2, पहला डिजिट कॉइन के ऊपर है और दूसरा डिजिट डाई के ऊपर। बिल्कुल दिखा ना, ए फेयर कॉइन एंड ए फेयर डाई, ठीक है ना? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये कितना होगा टोटल? सैंपल स्पेस में टोटल हमारे पास 6 है, तो एन एस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 12। अब सम इज 3, सम 3 है। पार्ट 1 में लेट ए बी द इवेंट, सम इज 3, सम इज 3। तो इंप्लाइड ए को लिखिए, 3 सम ऐसा कौन सा इसमें है? कितने सैंपल बॉन्ड में जो सम 3 देता है? ओनली 1 2, दैट इज 1 2, ठीक है ना? ओके, तो देयरफॉर एन है कितना? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, दैट इज 1। सो प्रोबेबिलिटी इज 1/2। की बात समझ है? ये आंसर, यानी नंबर का सम 3 हो, उस बात की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। अब सॉरी, नंबर 2, इसका सम इज 12, बी सेट, बी ले ले, सम इज 12, लेट बी बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर्स दैट टर्न्स अप इज 12। तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य हुआ कि बी को आप रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा। सम 12 हो, इनमें क्या लिया जाए? किस किस का सम 12 आता? कौन कौन सा ऑर्डर पेयर है? ओनली दिस 6 6, तो 6 6, ठीक है? 6 6 हो गया, ब्रैकेट लगाओ, और यहां पे ब्रैकेट लगाना जरूरी था, ऑर्डर पेयर है। Therefore n b equal to 1। So probability कितना हुआ? Probability of b, that is
1/12। ये आपके दो आंसर है, ठीक है। दोनों का प्रोबेबिलिटी 1/12 है, काफी कम प्रोबेबिलिटी। अगले सवाल में घुसने से पहले इसको लिख लो पहले, विजिबल क्लियरली। क्वेश्चन 6 में आपको यहां से दिखा देता हूं बुक का ही। देयर आर 4 men and 6 women on the city council. If one council member is selected for a committee at random, how likely is it that it is a woman? आप नोट कर लो पहले। देखो अवेलेबल कितने हैं, 4 men and 6 women है, समझ में आ गया। टोटल 10 लोग अवेलेबल है। वन काउंसिल मेंबर इज टू बी सेलेक्टेड, एक मेंबर का सेलेक्टेड करना है। तो आप पता कीजिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए वुमेन, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वुमेन का सिलेक्शन हो जाए? तो ये पहले क्वेश्चन आप लिख लो, मैं इसको बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, सीधा आपको सॉल्यूशन समझाऊंगा। यहां लिखिए, देखिए वी हैव 4 men and 6 women अवेलेबल, टोटल 10 लोग अवेलेबल है। अब फेवरेबल क्या होता है, जैसे मान लो 1 वुमेन का सिलेक्शन करना है तो वो फेवरेबल लिखना। तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, 1 वुमेन आउट ऑफ 6 कैन बी सेलेक्टेड इन 6C1 वेज, ठीक है। अच्छा, 1 पर्सन आउट ऑफ 10। अब टोटल क्या होगा, तो टोटल में से विदाउट रेस्ट्रिक्शन, जब आप टोटल पूरे अवेलेबल पर्सन में हम जब सिलेक्शन करते हैं वो होता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। और विद रेस्ट्रिक्शन कि भाई लेडीज का ही सिलेक्शन करना है, दैट इज फेवरेबल आउटकम। तो ये वाला हो गया, एक ही का सिलेक्ट करना है 6C1 डिवाइडेड बाई टोटल 10 में से एक लेना है 10C1, 6C1 बाई 10C1, 6C1 6 होता है, 10C1 10 होता है, आपको बोलोगे 3/5 आ गया। अब आपने जैसे 10th क्लास में भी इतना ही था, हमने कोई कॉम्बिनेशन का फंडा लगाया नहीं था, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम हमारा 6 है, टोटल हमारा 10 है, तो 6/10 सीधा आंसर आ रहा। तो आप बोलोगे सर फिर आपको कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पे? मैं बताऊं, अगर यहाँ पे होता कि 2 औरतों का सिलेक्शन करना होता, 2 लेडीज का सिलेक्शन करना होता, तब लिखते 6C2 डिवाइडेड बाई 10C2, तब कॉम्बिनेशन के बिना होता नहीं। यहाँ तो हम खुशकिस्मत है, फॉर्चुनेटली 6C1 6 ही होता है, तो हमें करने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। लेकिन 2 या 2 से ज्यादा हो तो बिना कॉम्बिनेशन का नहीं होता, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको लिख लो आप। 7th क्वेश्चन देखिए, अभी 7th आपके सामने पड़ा है। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, और आप चाहो तो नोट, जिनके पास बुक नहीं है तो नोटबुक में ये जो जरूरी वाले डाटा आप लिखते रहिएगा। एक सिक्के को 4 बार उछाला गया, आप थोड़ा लिख लो, नंबर ऑफ टॉसेस 4। ए पर्सन विन, या विन नहीं, एक सिंगुलर है, तो ए पर्सन विन्स, WINS, ₹1 for each head and lose ₹1.5 for each tail that turns up। ये मान लो आप कहीं मेले में जाते हैं और आपको चांस दिया जाता है कि भाई आप ये सिक्का लो और 4 बार उछालो, जितनी बार हेड आया आपको ₹1 मिलेगा, और अगर आपका सिक्के में टेल आया तो आप ₹1.5 हार जाओगे, ₹1.5 हार जाओगे। समझ में आया? हेड आया तो आप ₹1 जीतोगे, और टेल आया तो आप ₹1.5 यानी ₹1.5 आप लूज करोगे, हार जाओगे, ठीक है। और आपको एक सिक्के को 4 बार उछालना है, ठीक है। मान लो चारों बार ही हेड आया तो आप ₹4 लेके चलते बनो, ठीक है ना। चारों बार आपका टेल आया तो 4 × 1.5 आप ₹6 हारेंगे, ठीक है। ये मेले में ऐसा गेम होता है, आप इस चक्कर में पढ़ना मत, गेम के चक्कर में। या ₹1 नहीं, आजकल 20-20 रुपया या 10-10 या 50-50 या 100-100 रुपये, 100 और 150 होता है, ठीक है ना। तो आप हार जाओगे। अच्छा, एनीवे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। सिक्के को 4 बार उछाला है, ₹1 हेड आने पे आप जीतोगे और ₹1.5 आप टेल आने पे हारोगे। फ्रॉम द सैम्पल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेज। ये 4 टॉस आप करेंगे तो आप ये बताइए आप कितना कितना अमाउंट जीत सकते हैं। जैसे आपके पास चारों हेड आया तो आप कितना जीतेंगे, चारों टेल आया कितना जीतेंगे, 2 हेड 2 टेल, या 1 हेड 1 टेल, या ठीक है ना 3 हेड 1 टेल, ऐसा ऐसा, ठीक है ना, 1 हेड 3 टेल, 3 हेड 1 टेल वगैरह वगैरह। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दिस अमाउंट, और इन अमाउंट की जीतने की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया? लिख लो वापस, या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप खोल कर रखो, ठीक है। मैं इसको सॉल्यूशन कराता हूँ। डाटा कलेक्ट करना है, जीतने पे ₹1, हारने पे ₹1.5 गया आपका, ठीक है। चलिए, हेड आया तो ₹1 जीते और टेल आया तो ₹1.5 आप हार गए, ओके।
चलिए ये मैंने कुछ कर दिया, यहाँ पे आप ऐसा लिखना, ठीक है। नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ कॉइन 4, ही विंस ₹1 if a head comes up, he loses ₹1.5 if a tail comes. Number of sample points in sample space because वो एक कॉइन को 4 बार टॉस करता है, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स सैंपल स्पेस में 2 16 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे तो हर बार डिवाइड करेंगे 16 से। अब हमारे पास कितने कैश होंगे देखते हैं। इफ ही गेट्स 4H, चारों हेड पर अभी 4H मिला तो ही विल विन ₹4 × 1, हर एक हेड का ₹1। अब ये 4H मिलने का, ये 4H कितनी बार आते हैं, एक ही बार आता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ₹4 इज 1/16। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। 4H आ सकता है आपके पास, देखो 4H पर आपने कर लिया, आपके पास 3H और 1T आएगा, आपके पास 2H और 2T आएगा, आपके पास 1H और 3T आएगा, आपके पास 4T आ सकता है, ठीक है। तो इस केस में मैं पहले समझा देता हूँ। 4H आया आप 4 × 1 ₹1, 4 जीत गए। 3H आया तो 3 × 1 प्लस 1 × -1.5, समझ आया ना, क्योंकि एक तेल हो तो आप ₹1 हारेंगे, 3 और माइनस तो आप ₹1.5 जीतेंगे, समझ आया। 2H 2T में 2 प्लस का हो गया और फिर ये 2 × माइनस का 1.5 यानी -3, तो आप ₹1 हारेंगे, यानी यू विल लूज ₹1। 1H 3T इस तरह करके ₹1 ये हो गया और माइनस का 3 × 1.4, तो यहाँ पे भी आप हारेंगे, और यह 4 × 1.5 माइनस का दैट इज -6 यानी ₹6 आप लूज करेंगे। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी आप पता करेंगे। मैं पहले आपको समझा देता हूँ 4H कितनी बार आ रहा है। 4H तो एक बार हो गया। 3H और 1T मैंने आपको पहले भी समझाया, 3H 1T यानी HHHT, इनसे कितने ये कितने हैं 3H 1T वाले कितने हैं उसके अंदर 16 में ये कितने हैं, तो आपने परमुटेशन पढ़ा था 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बिकॉज ऐसे 3 बार है तो दिस इज 4, ऐसे 4 होगा। तो 4H 1T वाला 3H 1T वाला 4 होगा, समझ आएगा। तो यहाँ लिख देंगे ओके, ही विल, यहाँ पे लिख देंगे ही विल लूज, ठीक है। एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल, ये सब लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार 2H 2T वाला 4 है, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 24 होता है, ठीक है, 24/4 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा वापस 4, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो ये भी क्योंकि आपको पता था, बताया था मैंने 2H 2T से कितने बनते हैं 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये सब आपको आता है, दिस इज 6 हो गया, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी लिख दूंगा बिकॉज वीडियो बहुत लंबा बनेगा। ओके, कितना क्या लूज करेगा पूरा सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। कितना 1 2 3 4 5 कैश कंसीडर करेंगे, 5 में कभी जीतेगा कभी हारेगा, और हर अमाउंट डिफरेंट अमाउंट वो डिफरेंट अमाउंट जीतेगा या हारेगा, और उन अमाउंट के जीतने की या हारने की प्रोबेबिलिटी अभी मैं आपको सिखा देता हूँ आगे, ठीक है। वीडियो को मैं पॉज करके फिर लिख देता हूँ सॉल्यूशन। अभी आप लिखिए, क्या लिख दिया आपने, if he gets 4 head he will win ₹4 × 1 that is 4। number of favorable outcomes तो HHH एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी विनिंग ₹4 that is 1/16, टोटल 16 से डिवाइड करना है, और ऐसे आउटकम कितने HHH वाला एक ही है। अच्छा, अब देखो हर बार if he gets 3H and 1T तो he will get 3 × 1 + 1 × -1.5 यानी 1.5 प्लस का है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा 3H 1T वाला HHHT, तो 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बिकॉज H 3 टाइम्स है, दैट इज 4। सो 4/16 करना, प्रोबेबिलिटी विनिंग ₹1.5 दैट इज 4/16, काटा तो 1/4 है। नंबर 3 में ही विल गेट 2H and 2T, तो 2H मतलब 2 × 1, 2T मीन्स 2 × -1.5, तो -1 आ गया, -1 जीतेगा मतलब वो ₹1 हारेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹1। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होता है 2H 2T, आप इसे कैसे शो कर सकते हैं HHHT ऐसा है ना, ये उल्टा सीधा हो सकता है, यहां पे क्या कर सकते थे HHH, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, सो ये
4 factorial by 2 factorial by 2 factorial because h appears 2 times, t appears 2 times, परम्यूटेशन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। चलो 6/16 हो गया। 1 रुपया हारने की प्रोबेबिलिटी 6/16 है। अगर उसको 1h और 3t मिला, 1h 3t मिलो या 3h 1t मिलो, सेम ही कहानी प्रभु। 1h में 1 इंटू प्लस का 1 और प्लस 3 इंटू 10 मिला तो 3 इंटू माइनस का 1.5, आपको माइनस का 3.5 रुपया आपको मिला, यानी आप 3.5 रुपया हार गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा इस तरह का आउटकम्स कितने हैं, वही है 4 फैक्टर बाय 3 फैक्टर 4। तो आपके 3.5 रुपया हारने की प्रोबेबिलिटी 4/16 इक्वल 1/4। अब एक बच गया, इफ आई राइट हियर आल्सो तो भी चलेगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है आपके लिए बताइए। इफ ही गेट्स 4t, ठीक है, थोड़ा घुमा देता हूं, 4t, ऑलराइट। अब इसको लिख लो आप, इफ ही गेट्स 4t, चारों t आपको मिला, तो चारों t मिला तो 4 इंटू माइनस 1.5, यानी आप जीते माइनस का 6 रुपया। अब घर जाके बोलोगे पापा मैं तो माइनस का 6 रुपये जीत के आ गया, तो पापा समझ जाएंगे बेटा हार के आया, ठीक है, जुए में, ठीक है भाई। तो माइनस, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टी एक ही होता है उसमें 1 और टोटल आउटकम 16, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹6 इज 1/16। प्यारे बच्चों, आजकल के गेम में 1 रुपये 1.5 रुपये कोई चक्कर नहीं, सीधा 100 का नोट होता। आप जीत के हेड है तो आपको 100 रुपये मिलेगा, टेल आया तो आपसे 150 रुपीज ले लिया जाएगा, तो आप मतलब 100 गुना हारेंगे, यानी समझ में 600 रुपीज लूज कर सकते हैं। समझ में आपको, चारों बार आपको टेल आएगा। तो ऐसे गेम खेलने से मेलों में बचना, ठीक है, लेकिन यहां पढ़ने से नहीं बचना, पढ़ते रहना इस चीज को। क्वेश्चन 8, ये अगर सच पूछा जाए तो 10th क्लास के लेवल का ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा रिवीजन करा दूं कि 3 सिक्के उछाले गए एक साथ, एक ही साथ। अब आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है, गेटिंग 3 हेड, 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड वगैरह वगैरह, इसमें देयर आर लाइन पार्ट्स मैंने लिख दी। तो सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। मैंने बिगिनिंग में बता दिया था इस चैप्टर के, यू मस्ट नो हाउ टू राइट सैंपल स्पेस। कोइंस में अब 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन का पासे फेंकते हैं, मामा शकुनी बनते हैं, तो 1 पासा फेंकू, 2 पासा फेंकू, उनका सैंपल स्पेस आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने सैंपल स्पेस आपके लिए बताया बच्चों, ठीक है बच्चों, चिल्लाने का नहीं रवि। ओके, अब 3 हेड, तो पहले सारी इवेंट लिखेंगे। 3 हेड वाला कितना, मैं इसको ए लिख दूं, इवेंट है। 3 हेड वाला ओनली 1 ही है, H, let A be the event, you get 3 head। तो 3 हेड वाला एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, P of A that is total A 1/8, ठीक है, समझ आ गया। इस तरह से आप करते जाइए, ये आपका एक उत्तर होगा। ओके ओके, पार्ट नंबर 2 मैं सारे आपको कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। 2 हेड वाला लेट बी, तो बी लिख दूं मैं, 2 हेड यहां से पिकअप करना, 1 2 3 आप लिखना, शो करना है, H H T H T H T H H, और 2 हेड कहीं नहीं है, नहीं है। ये कितने होंगे, 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड इज 3/8। लिखते जाइए, रुकना बिल्कुल नहीं, ठीक। अगला पार्ट, एटलीस्ट 2 हेड, यानी मिनिमम 2 हेड। यहां पे थोड़ा अंग्रेजी में समझने में बच्चे गलती करते हैं। मिनिमम 2 हेड यानी 2 और मोर, तो ऊपर के 2 हेड वाले भी लिखने हैं आपको, 2 से ज्यादा वाले भी लिखने हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ एटलीस्ट मतलब 2 और मोर, यानी 2 हेड वाले भी लिखो और 3 हेड वाले भी लिखो। तो मैं सारे लिख दूं, ये ऊपर की एक लाइन, H H H H H T H T H एंड T H H। ये कितने हो गए ना प्राणी, 4 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग C इट इज 4/8, यानी 1/2 हो गया। गलती हो तो कोई पकड़ना और मुझे कमेंट बॉक्स में आप भेज देना कि सर ये गलती आपने की थी। तो आपका सुझाव स्वागत करने लायक होगा, ठीक है। हट हो गया।
फोर्थ करते हैं। फोर्थ में एट मोस्ट टू हेड, यहां गड़बड़ करते हैं। अधिकतम 2 हेड, मैक्सिमम 2 हेड, मतलब कौन सा? नो हेड, 1 हेड, 2 हेड, यानी 0 हेड वाला, 1 हेड वाला, 2 हेड वाला, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड वाला लिखेंगे। तो कौन सा बच गया है? 3 हेड वाला छोड़ दो, ठीक है ना? 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड, 0 हेड, 1 हेड, 1 हेड, 1 हेड। तो वी विल राइट ऑल सैंपल पॉइंट्स एक्सेप्ट 3 हेड। ठीक, तो लेट मी राइट, मैं सीधा, अभी डी हो गया, दिस इज डी। डी में हमारा हो गया, इसको मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है ना? एच एच टी टी एच, एच एच टी एच टी एच, एच टी एच टी एच एच, और नीचे टी 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 एच टी एच टी एच टी टी। कितने हो गए? ये 7 हो गए। तो therefore probability of getting at most 2 head is 7/8। यहां गलती अक्सर बच्चे करते हैं, 0 हेड वाला छोड़ देते हैं, 1 हेड और 2 हेड काउंट करती है। आप नहीं करें। 5वें में नो हेड, 5th में नो हेड। नो हेड में इसको इवेंट ई लिख दूं, बिना हेड वाला कौन? एक भी हेड नहीं आना चाहिए, एक भी, दैट इज टी टी टी। सिंपल बात, टी टी टी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई, इवेंट ई का 1/8 समझ आया? छठा नो 3T, क्या बात है? 3T में तो क्या है? 3T तो वही हो गया ना सारा। देखो, नो हेड और गेटिंग 3T तो एक ही माया प्रभु, ये सेम हो गया। टी टी टी, यानी P ऑफ F दैट इज 1/8। ये समझ आई? अब जगह की कमी है तो मैं 7, 8, 9, 3 पार्ट यहां कराऊंगा। पहले आप इसको कॉपी करो, ठीक है? जस्ट कॉपी डाउन। ओके, मैं पहले, ओके, ये वाला सारा लिख लो, लिख लो पहले। आपने लिख लिया पार्ट 6 तक 3D। अब 7th पार्ट, एग्जैक्टली 2T, 2T से कम नहीं, 2T से ज्यादा नहीं, समझे? तो अभी कौन सा हो गया? A B C D E F, और मैं G लिखता हूं। G इज ओके, एग्जैक्टली 2T वाला। 2T किधर है? इधर पर, ये पड़ा नीचे। ओके, TTH ये वाला, THT एंड HTT। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ GPG कितना हुआ? 3/8 हो गया। लिख लो इसको, ये लिख लो। एंड 8th में क्या है? ये प्राणी नो टी, नो टी, नो टी में मैं GH इवेंट लिख लूं। बिना टी वाले इवेंट क्या है? ये पढ़ा ना, HH, एक भी टी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो एक ही आउटकम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग H इज 1/8। आखिरी इसका पार्ट, एटमोस्ट 2T H ABCD HI, एटमोस्ट 2T मतलब ज्यादा से ज्यादा 2T है ना, एटमोस्ट ये वाला 2 सेम आएगा। तो 0T 1T 2T, यानी आप 3T छोड़ दो, लीव 3T, अधिकतम 3T छोड़ दो। तो कौन सा होगा? ये वाला। ये सारे ऊपर के चारों, नीचे का 3, HHH, HHT, HTH, THH, और कौन सा? मैं TT छोड़ रहा हूं, एटमोस्ट 3D। तो आगे TTH, THT, HTT, ये कितने हो गए? ये हो गए 7, ठीक है ना? Therefore probability of getting I that is equal to 7/8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। जस्ट प्रैक्टिस, इजी। किसी का मूड कर गया, मूड खुश हुआ, तो ये क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। जस्ट इसको लिख लो, सारे पार्ट लिख लो, समझ के लिखना, ठीक है ना? सिर्फ इंग्लिश ग्रामर का यहाँ पे रोल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन कर दिया है। इफ 2y इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट A? तो ये आपको पता है, PA प्लस P नॉट A 1 होता है। सो PA आपको दिया हुआ है 2/11, so therefore P नॉट A is 1 minus PA, so that is equal to 1 minus 2/11।
इक्वल्स टू 9/11 आंसर। ठीक है, समझ आ गया, वेरी इजी, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। 10th, a letter is chosen at random from the word assassination. Find the probability that the chosen letter is a vowel, it is a consonant। ठीक है, अब आप कोई दिक्कत नहीं, assassination ये परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन में कहीं ये वर्ड आया था। ओके, आप काउंट कर लो इसमें कितने लेटर है। देयर आर 13 लेटर्स एंड इट हैज 6 वोवल्स। टोटल 13 लेटर्स है, 6 इसमें वोवल्स है, इसमें 7 कंसोनेंट है। आपको वन, तो देखो टोटल वर्ड्स में से टोटल लेटर्स में से 1 लेटर सेलेक्ट करना, वो होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सो 1 लेटर आउट ऑफ 13 कैन बी सेलेक्टेड इन 13 सीरीज। ये हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम, समझ में आया, टोटल। और जो रेस्ट्रिक्शन वाली जो चीजें होती है वो फेवरेबल वाला होता है। रेस्ट्रिक्शन क्या, आपको एक वोवल सेलेक्ट करना है, तो वोवल्स हमारे पास 6 है, तो यहाँ लिखना 1 वोवल आउट ऑफ 6 कैन बी सेलेक्टेड इन 6C1 वेज। ये पार्ट 1, ठीक है। तो PV फॉर वोवल 6C1/13C1 दैट इज 6/13। हाँ, अगर 2 लेटर सेलेक्ट करने होते तो 6C2/13C2 होता, समझ में आया। सिमिलरली अब कंसोनेंट वाला 7 कंसोनेंट है, 7 कंसोनेंट में से 1 कंसोनेंट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं 7C1 वेज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए कंसोनेंट इज 7C1/13C1 दैट इज 7/13। लिख लो इसको, छोटा सा बट अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का आ सकता है आपके लिए। ठीक है ना, लिख लो इसको, फटाफट लिख लो। अच्छा सा छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको मजा आ रहा होगा इसमें। ये क्वेश्चन देखिए आप, पढ़िए आप, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो जस्ट रीड द क्वेश्चन नंबर 11। इन ए लॉटरी ए पर्सन चूजेज 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। 1 से लेके 20 तक 6 नेचुरल नंबर का वो सिलेक्शन करता है एक आदमी। लॉटरी में आपको जीतना है तो आप 1 से लेके 20 तक कोई 6 नंबर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद एंड इफ दीज नंबर्स मैच विद द 6 नंबर्स already fixed by the lottery committee, he wins the prize. Find the probability of his winning the prize। मतलब ये हुआ, इसका हिंदी में मैं बोलूँ, 1 से लेके 20 तक कोई नंबर है, उनमें से आप 6 नंबर सेलेक्ट कीजिएगा। आपको लॉटरी जीतने के लिए 6 नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और ये 6 नंबर, अगर देखो किसी कमिटी ने 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स कर रखे हैं, वो आपको पता नहीं है, और वो 6 के 6 सारे नंबर अगर मैच कर गए जो कमेटी ने फिक्स किए, तब आप प्राइज जीतेंगे। समझ आया नहीं आया। तो अब 6 नंबर मान लो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, वो नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये नंबर आपने ले लिए हैं, ये नंबर आपने सेलेक्ट कर लिए तो आप प्राइज जीत जाएंगे, अदरवाइज नहीं जीतेंगे। तो अब टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होता है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, सेलेक्टिंग 6 नंबर फ्रॉम 1 to 20, यानी सेलेक्टिंग 6 नंबर फ्रॉम 20, दैट इज टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, समझ आए। ये लिखो ना आपको, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, उसके बाद ये मैं लिख दूंगा अभी। फिर फेवरेबल आउटकम क्या होता है, जो 6 नंबर है ना, आप 6 में से 6 लेंगे तो 6C6 वो आपका फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, और टोटल हो जाएगा 20C6 और फेवरेबल 6C6। सो और प्रोबेबिलिटी विल बी 6C6/20C6। समझ आ रहा है यार। ओके, अभी मैं इसको लिखता हूं आपके लिए। अभी देख लीजिए, बिल्कुल आप ऐसे लिखना, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया, वेज ऑफ चूजिंग 6 नंबर्स आउट ऑफ 20 दैट इज 20C6। टोटल फेवरेबल आउटकम्स, वेज ऑफ चूजिंग 6 नंबर्स आउट ऑफ 6 दैट इज ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द कमिटी, सो दैट कैन बी डन इन 6C वेज। 6 आउट ऑफ 6 फिक्स नंबर है, so probability of winning 6C6/20C6। 6C6 होता, आप इतना छोड़ दो, अदरवाइज आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन के चैप्टर में आपने कैलकुलेशन आपने किया था, यू कैन लीव इट, इफ यू डोंट हैव टाइम जस्ट लीव इट, बिकॉज इसका कैलकुलेशन काफी बड़ा होगा। इसमें बुक में आंसर आपका 1/38760 आएगा, वो आपको लिखने की जरूरत, टाइम है तो लिख दो, अदरवाइज दिस ऑल्सो करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है, चलिएगा कराते फटाफट, छोटे छोटे क्वेश्चन लिख लो इसको आराम से, सारे सॉल्यूशन आपको लिखना है। ठीक है, चेक वेदर फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। आपको यहाँ पे मतलब ये सॉल्व नो करना है कि भाई ये सब इज इट पॉसिबल कि
probability of event A is this, event B is 0.7, PA 0.5, PB 0.7, then PA intersection B 0.6. Is it possible? Similarly, ये PA 0.5, PB 0.4, PA union is 0.8. आपने सेट थ्योरी में नंबर ऑफ एलिमेंट पढ़ा था, तो इंटरसेक्शन में और इस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट थ्योरी में प्रोबेबिलिटी में जस्ट थोड़ा थोड़ा भाई भाई लगता है देखने में। इंटरसेक्शन होता है या कॉमन होता है? कॉमन होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि कॉमन में क्या होता है, तो इसका मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन 0.5 से बड़ा हो नहीं सकता, समझ आया? मिनिमम नहीं सॉरी मैक्सिमम 0.5 होगा इंटरसेक्शन, इसका कॉमन है, तो ये आपको क्या लगता है? इंटरसेक्शन 0. से इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिमिलरली हाँ यूनियन क्योंकि दोनों को मिलाते हैं तो मिनिमम वैल्यू 0.4 होना चाहिए, समझ नहीं? मिनिमम इसके जितना होना चाहिए 0.5 जितना मिनिमम, तो ये तो 0.5 से बड़ा, तो इसका मतलब ये तो यस दिस इज यस एंड दिस इज नो, ठीक है ना। अब इसको लिखना कैसे मैं बताऊं, वी नो दैट, ये एग्जाम आने का चांस कम है, आपको यस नो डालना, ठीक है, ठीक है। वी नो दैट पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन और इक्वल टू पी ए होना चाहिए, एंड इट शुड बी पी ए इंटरसेक्शन बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू पी बी होना चाहिए। लेकिन यहां क्या हो रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन पी ए, ठीक है ना। ओके, देयरफॉर इट इज नॉट कंसिडर्ड आउट, ठीक है, ज्यादा इसमें झमेला करने की जरूरत नहीं। यहां पे आप क्या लिखेंगे, यूनियन इससे भी बड़ा होना चाहिए, इससे दोनों से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, यहां पे हम लिखेंगे वी नो दैट पी ए यूनियन बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पी ए, और पी ए यूनियन बी, यूनियन में पीबी यूनियन में बड़ा होना चाहिए, कम से कम बड़े वाले जितना होना चाहिए, समझ आए ना। तो ये दिस इज यस कंसिस्टेंट, लिख दो, ठीक, लिख दो। थर्ड इंडेक्टर क्या है, थर्टीन में फिल इन द फॉलोइंग ब्लैक टेबल। आपको क्या करना, देखो फॉर्मूला लगाना, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला लगा कि आप खुद करना इसको, दिस ठीक है ना। तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके लिए होमवर्क है, सब लोग कर सकते हैं इसको। ओके, चलिएगा अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। ये 13 आप वीडियो को पॉज करके सारे सॉल्यूशन करना, आंसर मैच कर लेना पीछे, ठीक है ना। और आंसर आप बोलो तो मैं अभी बता देता हूँ आपको 1 2 3 पार्ट का। ये देखो 13 का आंसर देख लो, पार्ट 1 का 7/15, पार्ट 2 का 0.5, पार्ट 3 का 0.15, ठीक है। आपने किया होगा, करेक्ट किया होगा। 14 क्वेश्चन, इफ पी ए 3/5, पी बी 1/5, A and B are mutually exclusive events, then find probability of P, A और B। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या समझ में आया आपको? वेरी गुड। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। A एंड B अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है तो क्या होगा, A इंटरसेक्शन B वो होता है एम्प्टी सेट, देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी उसका 0 होता है, समझ आया। कुछ है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी भी नहीं होगी। ओके ना, अब आपको क्या पता करना है, पी ए और बी वो क्या होता है, पी ए यूनियन बी होता है। पी ए यूनियन बी कितना होगा, पी ए पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी, की बात समझ आई। यहां पे पी ए कितना है 3/5, पी बी कितना है वहां से लिख रहा हूं 1/5, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0। सो योर आंसर इज 4/5, दैट इज आंसर। जस्ट प्लीज कॉपी डाउन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है।
इसको लिख लो फटाफट, एक एक नंबर के क्वेश्चन, एक एक मिनट के क्वेश्चन, दो दो नंबर के, एक एक मिनट के लिख लो, बढ़िया सा मजेदार सवाल लग रहा है। 15 क्वेश्चन देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज 1/4, PF 1/2, PE एंड F दैट इज 1/8, फाइंड PE और F, फाइंड P नोट E एंड नोट F। ये समझ आया। अब यहां पे देखो गिवन चीजों को बड़ा सावधानी से इनको इस्तेमाल करना है। PE एंड F, एंड में इंटरसेक्शन होता है तो मैं यहां पे इंटरसेक्शन लगा दूं, ठीक है, आई विल पुट इंटरसेक्शन हियर, ओके। अब देखो एंड में इंटरसेक्शन होता है और में यूनियन होता है, तो पार्ट 1 करते हैं पहले। पार्ट 1 में दैट इज इक्वल टू PE यूनियन F, और वो होता है PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन। ये बात समझ आई। ये वैल्यू पुट करो, PE कितना है 1/4, ये 1/2 माइनस 1/8। आप इनका एलसीएम लीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज 8 हियर, 8 एलसीएम है, तो यह हो गया 2 4 माइनस 1, तो दिस इज 5/8। ये बात समझ में 5/8 हो गया, ओके, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो तो ठीक कर लेना। P नोट E नोट F, ये होगा, इसको मैं लिखता हूं नोट E एंड नोट F। एंड का मतलब देखो, नोट E का मतलब E नोट, एंड का मतलब इंटरसेक्शन और F नोट। ये नन ऑफ A एंड E एंड F, तो 1 माइनस, ठीक है ना, PE यूनियन F। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ऐसा करूंगा, आप मैं डी मॉर्गन साहब याद है, तो PE यूनियन F, इसका नोट हो गया। किसने बोला? डी मॉर्गन साहब जिंदाबाद, डी मॉर्गन जिंदाबाद, डी मॉर्गन लो, समझाया। अच्छा ये होता है, दिस इज 1 माइनस PE यूनियन F, और what E यूनियन F आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आप कर चुके हैं 5/8, ठीक है ना, 1 माइनस 5/8, ठीक है। और ये लिख दो फ्रॉम पार्ट 1, ठीक है। तो आपको आंसर मिलेगा, आंसर इज 3/8। ये आंसर ये हो गया, और ये आंसर ये हो गया, लिख लो इसको आराम से, ठीक है ना। ये P नन मीन्स 1 माइनस P एटलीस्ट 1, समझ? P नन मीन्स नाइदर E नॉर F, इसको नाइदर E नॉर F भी बोलते थे, या नोट E एंड नोट F भी बोलते थे। ये लिख लो, मुझे काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। विजिबल? यस इट इज विजिबल, क्लियरली विजिबल है। अब 3/8 नीचे वाला, ओके, लिख लो इसको 3/8। 16 क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन, आपका कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा, सो दैट आपको 12th में परेशानी कम होगी। गिवन P नोट E और नोट F 0.25, आपको चेक करना है कि वेदर E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। यानी आप चेक करेंगे कि E इंटरसेक्शन F एम्प्टी सेट आ रहा नहीं आ रहा, E इंटरसेक्शन F एम्प्टी आ रहा, मतलब उन दोनों की प्रोबेबिलिटी 0 है कि नहीं, ठीक है। तो हम पहले, हमारा मेन टारगेट होगा टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये और का मतलब क्या? यूनियन है ना, और मतलब यूनियन, तो इसको सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, we have P not E नॉट यूनियन F नॉट, वो दिया है आपको 0.25, बात समझ में? ये दिया हुआ। अब डी मॉर्गन साहब जिंदाबाद, क्या हुआ? PE इंटरसेक्शन F, देखो डी मॉर्गन लो आपने सेट थ्योरम पढ़ा था, दिस इज इक्वल टू 0.25। यहां बोल दो डी मॉर्गन ने आपको बोला, डी मॉर्गन्स लो, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते, मान लो E इंटरसेक्शन F कुछ चीज होती है, सपोज मैं E इंटरसेक्शन F को मैं अगर C लेता हूं, तो इसका क्या हो गया? C डैश, यानी P C डैश, या ओके आई विल टेक A, ठीक है, दिस इज, यानी इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया?
दिस इज पी ए डैश, और पी ए डैश क्या होता है, 1 माइनस पी होगा नहीं वापस, समझ। तो किसी पूरे का कंप्लीमेंट दैट इज, वो बिना कंप्लीमेंट वाला 1 में से माइनस कर लो, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ का कंप्लीमेंट और माइनस पी इंटरसेक्शन एफ उसका 1 होता है। ये कितना हो जाएगा, दिस इज पी ई इंटरसेक्शन एफ, वो 1 माइनस 0.25, यानी ये हो जाएगा 0.75। ये पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये बात समझ। इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना है, दैट मीन्स ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट एम्प्टी सेट, समझ। इंप्लाइज दैट ई इंटरसेक्शन एफ वो एम्प्टी सेट नहीं है, implies that E and F are not mutually exclusive events। ये बात समझ आई आपको, ओके ठीक है ना। लिख लो इसको फटाफट, समझ लो। आपको यस नो नहीं लिखना है, खाली उससे काम नहीं चलेगा, आपको बताना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में E एंड F का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होता है और यहां पे वो नहीं होता है, तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है। इसको लिख लो, कॉपी करो फटाफट, वीडियो को पॉज करके लिखो अच्छे से सुंदर अक्षर होंगे। सवाल नंबर 17 ये रहा आपके लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.48, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी दैट इज ए एंड बी इज 0.16। फाइंड पी नोट ए, पी नोट बी, पी ए और बी। समझ में आया। अब सबसे पहले आपको मैं कई बार बता चुका हूं, ओ आर और मीन्स यूनियन, ए एंड डी एंड मीन्स इंटरसेक्शन। तो मैं यहीं पे कर लूं इसको, पी ए इंटरसेक्शन भी आपके सामने, ध्यान दो इधर, यहाँ क्या लिखा ये लिखा, मैं कर दूंगा इसको इंटरसेक्शन। अब पी नोट ए ये क्या होता है, पी ए नोट वो होता है 1 माइनस पी ए, समझ आया। और वो होगा 1 माइनस पी ए कितना है 0.42, ये कितना हो गया, दिस इज 0.58, दैट इज द आंसर। ये बात समझ आई, करेक्ट। सिमिलरली पी नोट बी, पी नोट बी को मैं ये लिख दूं पी बी नोट, पी बी नोट इज 1 माइनस पी बी, दैट इज 1 माइनस पी बी कितना 0.48, 0.52 आपका आंसर मिला, ठीक है। ये लो, ये लो, ये क्या है, यूनियन, ऑलरेडी आपको पता है, पी ए यूनियन बी, पी ए पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। 42, 48, 0.42, 0.48 माइनस 0.16, ये कितना होता है, दिस विल बिकम 0.4 आएगा, 7 आएगा, दैट द आंसर 0.74। इनको लिख लो फटाफट, लिख लो लिख लो लिख लो। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, छोटे छोटे नन्हे प्यारे प्यारे। क्वेश्चन 18 आपके सामने पढ़ा ये रहा। मैंने एब्रीविएटेड फॉर्म में यानी शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया, फिर भी मैं क्वेश्चन किताब में से पढ़ के आपको सुनाता हूं। इन क्लास 11th ऑफ ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, लिख दिया। 30% स्टडी बायोलॉजी, 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, तो दोनों, ओके, बोथ मैथ और बायो। If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology, यानी PM और बायो आपको पता करना, ठीक है। तो इसमें आप एक काम करेंगे, M मैथमेटिक्स के लिए लेटर M ले लो, बायोलॉजी के लिए B ले लो, ठीक है ना। ये आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। बाकी आपको PM यूनियन B निकालना, यूनियन PM यूनियन B निकालना, ठीक है। आप कोशिश करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे। अब देखिए सॉल्यूशन, आप ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। लेट M बी द M सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स, B बायोलॉजी, तो PM 40%, 40/100 0.4, सिमिलरली PB 30% 0.3,
पी एम एंड बी इंटरसेक्शन 10% 0.1. सो पी एम यूनियन बी आपको पता करना, पी एम प्लस पी बी माइनस पी एम इंटरसेक्शन बी 0.4 प्लस 0.3 माइनस 0.1. द आंसर इज 0.6. ठीक है, therefore the probability of students studying math और biology is 0.6. इसको लिख लो आप. छोटे छोटे क्वेश्चन ये आपको आ रहा है, मजा आ रहा होगा. ठीक है, एक तो इसमें सबसे अच्छी चीज है कि कैलकुलेशन कोई भारी भरकम नहीं है. लिख लिया. अब इसका अगला क्वेश्चन 19 मैं आपको बुक से दिखाता हूँ. इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज 0.8. यानी फर्स्ट एग्जामिनेशन को पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.8. याद रखना, फर्स्ट एग्जामिनेशन 0.8 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन इज 0.7. सेकंड वाला 0.7 है उसकी प्रोबेबिलिटी. The probability of passing at least one of them is 0.95. What is probability of passing both? अब एक काम करते हैं, ए कोई इवेंट ले लो जिसको बोल देंगे भाई स्टूडेंट फर्स्ट एग्जाम पास करता है, और तो पी ए 0.8 हो जाएगा, और बी बी द इवेंट द स्टूडेंट पास द सेकंड एग्जामिनेशन, दैट इज पी बी 0.7. यानी पी ए 0.8 और पी बी 0.7. दो हो गया. आप लिख लो अपनी नोटबुक में, पी ए 0.8 पी बी 0.7. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन मतलब यूनियन, आइदर ए और बी और बोथ. ठीक है ना, तो पी ए यूनियन बी 0.95 लिख दो. 3 चीज़ें दी हुई है, पी ए दिया हुआ 0.8, पी बी 0.7, पी ए यूनियन बी 0.95. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ सॉरी. तो आप पी ए इंटरसेक्शन बी पता करो. अब आप कर लो फटाफट. ठीक है ना, मैं तो सिर्फ सॉल्यूशन लिखूँ, आप बता दूंगा. पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला लगाओ, फटाफट करो. ठीक है, अब ये लिख लो आप सिंपल. ठीक है, लिख लो इसको. लगा दो. ठीक है, ये उधर गया. अब देखो ये 1.5 यहां पे कई बार पूछे, आप 11th क्लास में पढ़ते हो फिर भी बच्चे पूछते हैं सर 1.5 में से 0.95 माइनस कैसे करते हैं. वैसे करते हैं 1.5 और नीचे 0.95 पॉइंट के ऊपर पॉइंट वाला होता है. ठीक है, समझ आया ना, ऊपर 0 लगा दो. ओके, तो आपका आंसर 0.5 पर आ जाएगा. ठीक है, 10 पर 5 15 10. ठीक, लिख लो इसको, कॉपी डाउन फटाफट करो. हो गया. एक 20 नंबर फिर से मैं आपको पढ़ा देता हूँ. 3-4 लाइन इसलिए मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं है. द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी 0.5. आप एक काम करें, इंग्लिश को ई लिख लो, हिंदी को एच लिख लो. तो बहुत इंग्लिश एंड हिंदी इसको ई इंटरसेक्शन एच लिख लो. प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर यानी ई नोट एंड एच नोट, इंटरसेक्शन लगाना, ई नोट इंटरसेक्शन एच नोट. ठीक है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन 0.7 यानी ये पी ई 0.75 है. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट पासिंग द फाइनल हिंदी एग्जामिनेशन, यानी आपको पी एच पता करना. ये चीज़ें डाटा आप लिख लो, फिर भी मैं इसको बोर्ड पे एक बार फिर आपको समझाता हूँ. ठीक है ना, 20 एग्जामिनेशन 20 एग्जाम सॉरी क्वेश्चन नंबर 20. एक बार मैं फिर से डिक्टेट करता हूँ क्वेश्चन, और ये चीजें साथ साथ पढ़ते रहे. एक काम करना, लेट ई बी द इवेंट दैट द स्टूडेंट पासिस इन इंग्लिश, एच हिंदी लिख दिया. अब गिवन में the probability that a student will pass final examination in both English and Hindi is 0.5 both. So that is PE intersection is 0.5. समझ में? And probability of passing neither यानी इंग्लिश नहीं एंड हिंदी नहीं, एंड लग रहा है यूनियन मत करना, ई नोट इंटरसेक्शन एच नोट 0.1. बात समझ भाई. If probability of passing the English examination is 0.75 यानी PE 0.75. Find the probability of passing the Hindi examination. ये काफी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपने मतलब ये जस्ट आपने किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन कर लिया तो मैं समझूंगा आपको ये एक्सरसाइज 16.3 पूरी समझ आ गई. मैंने जितनी चीजें पढ़ाई, डी मॉर्गन सब लगेगा, पी ए यूनियन बी का फंडा लगेगा, सब लगेगा. तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज यहाँ पे ये है. We will start from here. Okay. So यहां पे करेंगे, since P E not intersection
एच नोट वो आपका है 0.1 दिया हुआ, डी मॉर्गन साहब को बोला हो। कोई फर्क नहीं पड़ा, ये एपोस्ट्रोफी कोमा बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन का यूनियन बन गया, ये डी मॉर्गन। यहां लिखो, नाम लिखो उस प्राणी का, डी मॉर्गन साहब कितना अच्छा आदमी था कि नहीं था? कुछ लोग गाली दे रहे नहीं, मेरे को परेशान कर दिया उसने, ठीक है, नहीं किया क्योंकि वो इंसान था तो हमारे क्वेश्चन कितने आसानी से हो रहे हैं। अब ये कोई चीज का नोट है, पूरे ब्रैकेट का नोट है, मीस वो क्या हो गया, वो खुद क्या हो गया। जैसे मैं कोई बोलेगा पी ए नोट, वो क्या है, जो भी 1 है, पी ए नोट मान लो कुछ भी हो गया, सपोज दिस इज 1/3, 1/3 हो गया, तो पी ए कितना होगा, 1 - 1/3 होगा, नहीं होगा, इसमें से 1 माइनस समथिंग, तो पी ए नोट या पी ए नोट प्लस पी बी 1 हो गया। ओके, पी ए नोट प्लस पी ए 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कर देंगे ना, ये यानी इसमें से माइनस कर देंगे, सॉरी, तो पी ई यूनियन एच, ये नोट हटाओ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.1, समझ आया, ये 1 माइनस ऐसे होता है ना, पी ए इतना तो पी ए नोट इतना है तो पी ए इतना हो जाएगा, ठीक, 1 माइनस है, क्योंकि इसका सम 1 होती है, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2/3, ओके, तो इनका सम हमेशा 1 होता है फाइनल। ये कितना हुआ, दिस इज 0.9, ये बात समझ आया। अब यहां पे आप क्या करना, फॉर्मूला लगाना, कितना, पीई यूनियन एच, पीई प्लस पी एच माइनस पी ई इंटरसेक्शन एच इक्वल टू 0.9। समझ भाई कहानी, पुट वैल्यूज गेट आंसर। पीई कितना हमारा, वेल पीई 0.75, 0.75, पीएच तो पता करना है, वो कितना है, इंटरसेक्शन 0.5 हो गया, और ये 0.9, ये कितना हुआ, हाउ मच दिस इज 0.25, उधर है, उधर का 0.25, इसमें से माइनस के 0.25, तो पीएच कितना हुआ, 0.9 माइनस 0.25, तो 9 को 9 0 कर दो, इसको ऐसा कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, तो दिस विल गिव यू 0.90 में से 25 चला गया, 65, 0.65, दैट इज द आंसर, पीएच इक्वल टू 0.65 इज द आंसर। लिख लो इसको फटाफट, ये बड़ा मजेदार सवाल था, 0.65, आपकी दिमागी कसरत करवाई होगी इसने। 21st क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, टोटल 60 स्टूडेंट्स, यानी प्रोबेबिलिटी है तो हम डिवाइड 60 से करेंगे, ठीक है, 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 32 फॉर एनएसएस एंड 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस। इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ओके, एक काम करते हैं, एनसीसी एनएसएस दोनों ही एन से शुरू हो रहे हैं, तो वो तो हम नहीं रखेंगे, तो एक काम करते हैं, पहले एनसीसी लिखा है ना, तो आप लिखिएगा एनसीसी वालों को सेट ए लिख दो और एनएसएस वालों को सेट बी लिख दो, ठीक है, तो आप लिखिएगा लेट ए, फिर 2 बिंदु लगाइएगा, ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर एनसीसी, या ए 2 बिंदु स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एनसीसी, बी स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एनएसएस, ओके, ये इतना लिख दीजिएगा। अब आपका एनसीसी का पीए है ना, पीए एनसीसी में 30 है तो 30/60 आप खुद करो देखें, और पीबी एनएसएस वाला 32/60, पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों है ना 24/60, इतना आप लिखिएगा, ठीक है ना। फिर स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, यानी आप यूनियन पता करना है, नाइदर एनसीसी नोर एनएसएस, ये भी करेंगे, स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर एनएसएस बट नॉट एनसीसी, ये आप पहले लिख लो, पी ए 30/60, पी बी 32/60 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी 24/60, ये लिख लो पहले। अब शुरू करते हैं इसको, ये आपने लिख दिया, आई नो 30/60, 32/60, 24/60। अब एक हम जल्दबाजी में रहते, फटाफट इनको काटते हैं। प्यारे बच्चों, इन्हीं का हम सम करना है, डिफरेंस करना है, तो डिनोमिनेटर को सेम रखने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो, ये 2 से कटता है, ये 2 से कटता है, ये 4 से कटता है, लेकिन काटेगा नहीं, क्योंकि ये 2 से कटता है तो 15
ये कितना बनता है, ये वैसे तो 1/2 है, पर मैं इसको 15/30 रखूंगा, ठीक है। इसको मैं 16/30 रखूंगा और इसको मैं फिलहाल 12/30 रखूंगा, ठीक। और भी कट है बट काटेंगे, क्योंकि अगर मैं और काटूं तो इसका डिनोमिनेटर वैसे 1/2 आ रहा है, तो मैं अभी इतना रखूंगा, बाद में काट लेंगे फाइनल आंसर में, ठीक है। अब हम पार्ट बाय पार्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं। एनसीसी और एनएसएस, एनसीसी का ए तो पी ए और बी, पी ए और बी बोले तो पी ए यूनियन बी, समझ में आ रहा है, ओके। पी ए यूनियन बी क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आ रहा है। या वे भी पुट करो, पी ए कितना है, पी ए पी बी इंटरसेक्शन, कुछ दिक्कत नहीं है, 15/30 प्लस 16/30 माइनस 12/30, ये कितना आ रहा देख लो आप, हाउ मच दिस बिकम्स, 15, 16, 31 और 12 निकल गया 19, तो दिस इज 19/30, ये हमारा 19/30 आंसर आ गया, एक पार्ट हमारा हो गया, ठीक। अब पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, मतलब पी ए नहीं एंड बी नहीं, ये दोनों में कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी मॉर्गन साहब, पी ए यूनियन बी का नोट हो जाएगा, नाम लिख दो उस इंसान का, कौन था वो जो इसने ये बात बताई थी, डी मॉर्गन साहब जिंदाबाद। ये कितना होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, वो 1 माइनस ए यूनियन बी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, 19/30, 19/30 ये किधर से मिला, फ्रॉम 1 का पार्ट माल है ये, फ्रॉम 1, तो ये कितना हुआ 1 माइनस 19/30 दैट गिव्स 11/30, ये हमारा पार्ट 2 का आंसर है, लिख दिया। अब नंबर 3, एनएसएस बट नॉट एनसीसी, एनएसएस मतलब बी, बी एंड ए नोट, दिस इज पी बी एंड ए नोट, ये आपको आता है पी बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन ए, ये समझ आया, ये आपको पढ़ाया मैंने। पी बी कितना है 16/30, इंटरसेक्शन कितना है 12/30, कितना हुआ 4/30। अब फाइनली ये कट रहा था, इसको आप 2/15 कर दो, दैट इज द आंसर। तो ये आंसर आपका आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। तो 3 आंसर आपके आगे प्यारे बच्चों, उसके बाद तो 22 क्वेश्चन है नहीं, ओके इतना ही था। तो दैट वाज द एक्सरसाइज 16.3 ऑफ योर प्रोबेबिलिटी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।